बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका लग गया। मोहसिन नकवी पंजाब के नए वज़ीर आला बन गए। निगरान वज़ीर आला के तौर पर वो अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। उनका तकर्रुर हुआ, उनकी तकरीब खल्फ बर्दारी हुई और तहरीक इंसाफ सर पीटती रहेगी। तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान किया है। अदालत भी जाएंगे और न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि मुस्लिम लीग काफ भी इस पर एहतजाज करी। चौधरी परवेज़ इस बात पर सरापा एहतजाज है कि उनके एक रिश्तेदार को वज़ीर आला पंजाब क्यों बना दिया गया। अब पता नहीं उन्हें इस बात पर इतराज़ है कि उनके रिश्तेदार को क्यों बना दिया गया, या इस बात पर इतराज़ है कि उनका वो रिश्तेदार उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, या वो मुखालिफ ग्रुप में शामिल हो चुका है। तो मोहसिन नकवी साहब कौन है, क्या करते हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके इल्म में ना हो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई जिसके बारे में कहा गया कि उनकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और ये वो डिज़ाइन है जिसके तहत मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर, कल इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसकी बात गश्त अभी तक बाकी है, जिसमें उन्होंने पनामा केस में नवाज शरीफ को सजा दिलाने का इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर आयद किया और उन्होंने तमाम जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर आयद कर दी। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सजा देने वाली JIT किसने बनाई थी और 2 ब्रिगेडियर जिन्होंने नवाज शरीफ को कसूरवार करार दिया वो किसने बनाए थे। तो पनामा केस की जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डाल रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर शहबाज शरीफ ने भी इस बात का इंकशाफ किया कि 2013 में जो नवाज शरीफ के खिलाफ ग्रैंड साजिश रचाई गई थी, इमरान खान खुद उसका हिस्सा थे और उस ग्रैंड साजिश के तहत मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैलाई गई। तो यहाँ पर ये मामला भी चल रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो 2013 के किरदारों के खिलाफ साहबंदी कर रही है और जिसमें मुस्लिम लीग नून को या नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया था वो सारी हकायक रिवील करने का इरादा रखती है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है और वो साबिक़ वज़ीर शाहरियार अब्बासी वो इस वक्त साइड लाइन पर मुख्तलिफ सेमिनार और मुज़ाकरे कर रहे हैं। उनके साथ और भी लोग शामिल हैं, मुफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर। ये तमाम लोग मिलकर मुल्क की सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा डायलॉग का आगाज़ कर दिया है और ये एक बड़ी हेल्दी किस्म की एक एक्टिविटी शुरू हुई है जिसको बहुत सीरियस देखना चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छी एक्टिविटी की गई है और एक अच्छी और खुशगवार किस्म की एक्टिविटी है जिसका पाकिस्तानी सियासत को बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सेंसिबल बात की जा रही है। और जो कौमी सियासत के अंदर गाली गलोच का कल्चर है और जो इदारों की बेजा इंटरवेंशन है उसके ऊपर बात की जा रही है, ये बातें सियासी जमातें अपने विदन स्ट्रक्चर शायद नहीं कर सकती और लीडरशिप या बाकी के जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ मजबूरियां या कुछ दबाव होते हैं। तो अब लगता है यूँ कि इन जमातों के जो सरकर्दा अफराद है वो अपने ख्यालात को बयान करने के लिए उन्होंने अलहदा फोरम तश्कील दे लिया जिसमें नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है कि नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाया जाए, क्योंकि ये निज़ाम नहीं चल सकता। इस निज़ाम में जिस तरह हेट या नफ़रत आ चुकी है, ये निज़ाम जो है वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। तो मुल्क की सालमियत के हवाले से और मुल्क की मईशत के हवाले से बहुत से कंसर्न पाए जाते हैं। तो बहुत से लोग इस मामले में बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो एक सेगमेंट ऑफ पॉलिटिशियन अगर ये साइड लाइन पर ये काम शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है एक हेल्दी एक्टिविटी है। इसके अलावा इमरान खान हमला केस में JIT जो है वो बदल दी गई है और एक नई JIT बना दी गई है जिसमें DG खान और जंग के अफसरान को शामिल किया गया है। इससे पहले जो JIT के लोग थे वो इस बात के ऊपर नाला थे कि उनको मुल्ज़म से तफ्तीश नहीं करने दी गई। और ये 1 मैन JIT है जिसके सरबराह गुलाम मोहम्मद डोगर है जो कि पुलिस सरबराह है पंजाब के, और उन्होंने बैत कर रखी है चौधरी परवेज़ की। और कहने वाले कहते हैं कि वो यानी 1 वे ट्रैफिक चला रहे हैं। तो पिछली JIT में भी उन्होंने कोशिश की कि इस मामले में और भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन JIT के अरकान ने इस मामले में अपना क्लियर वर्डिक्ट दे दिया कि इस मामले में मुल्ज़म नवीद के अलावा और कोई मुल्ज़म नहीं। तो खास अब जो है उनके ऊपर जो JIT बनाएगी हमला केस की, उसके बारे में जो खास अब का अपना मौक़िफ़ है वो ये है कि मेरे ऊपर 3 अतराफ़ से हमला किया गया, ये प्लान हमला था और जिस मुल्ज़म ने इतराफ़ किया उनके ऊपर हमला करने के हवाले से वो अकेला नहीं है और वो एक आलाकार है। तो इस मौक़िफ़ को, इस नैरेटिव को साबित करने के लिए जो है वो JIT बार बार तब्दील की जा रही है और अब एक बार फिर नई JIT बना दी गई है। यानी ये, और कहने वाले कहते हैं कि अगर आप वो कुएं में कोई जानवर गिर जाए
तो उसमें से कुछ डोल पानी निकाल दें तो कुआं पाक हो जाता है, लेकिन उस जानवर को निकालना उससे पहले शर्त है। लेकिन अगर वो मौजूद है तो कुआं पाक नहीं हो सकता। तो मामला जू का तू है, यानी जिन पे जीआईटी में एतराज है वो सरबराह है और बाकी के लोग जो तब्दील कर दिए गए हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट खबर ये है, वो है जवेद लतीफ की लंदन से वापसी के ऊपर जो उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने काफ़ी लोगों को निशाना बनाया। और जो उसमें मेन क्रक्स था वो ये था कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी जाए और नवाज शरीफ को बाइज्जत वापस लाया जाए। ये उन्होंने लंदन वापसी के ऊपर सवाल उठाया और मैंने भी आपको बताया था कि नवाज शरीफ इस बात के ख्वाह है कि उनकी बाइज्जत वापसी को मुमकिन बनाया जाए, लेकिन उनके पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद ये काम नहीं हो सका और उनकी पार्टी शायद इस मामले में कुछ ज़्यादा पेशरफ्त नहीं कर सकी। अब ये मुतालबा किया जा रहा है, तो ये मुतालबा अब किससे किया जा रहा है? अब जो वो ताकतें इक़्तिदार में नहीं है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था, जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, जिसपे इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये पनामा केस में जो सजा दिलाई गई नवाज शरीफ को, वो जनरल बाजवा उसमें इन्वॉल्व थे। जनरल बाजवा ने उनको डिस्क्वालीफाई कराया था और उन्होंने कहा जी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे। तो ये बुनियादी तौर पे अगर आप इमरान खान का स्टेटमेंट देखें तो उससे तो साफ जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं कि नवाज शरीफ ने करप्शन की थी कि नहीं की थी, लेकिन हमें जो ब्रीफ किया जाता था, हमें बताया जाता था, वो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट हमें बताती थी कि जनाब ये करप्ट लोग हैं और ये उनके खिलाफ एविडेंस है। और इसी तरह उनके खिलाफ केस भी चला और फिर उस केस में जो ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम बनी, उस टीम ने जो है वो फिर नवाज शरीफ को जो है यानी करप्ट साबित किया या उनको गिल्टी साबित किया, जिसकी बुनियाद पर कोर्ट ने उन्हें सजा दी। हालांकि कोर्ट ने जो सजा दी थी वो नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में सजा दी थी। नवाज शरीफ के ऊपर वो इल्ज़ाम साबित ही नहीं हो सके थे जो पनामा केस के हवाले से लगाए गए थे। तो ये बात भी हकीकत है, लेकिन इमरान खान साहब ये सारा जो है ना मलबा अब वो डाल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वो जो साजे की हंडिया थी 2013 से या शुरू होने वाली या 2012 से, जिसके तहत इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने का जो ख्वाब देखा गया या उसकी प्लानिंग की गई है, उसके ऊपर अमल शुरू किया गया, वो साजे की हंडिया फूट चुकी है। अब उसके सारे किरदार जो ना फीती फीती हो चुके हैं, कोई इधर गया गिरा, कोई उधर गिरा। तो अब वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके, वैसे जनरल बाजवा ने अभी तक तो नहीं की, लेकिन कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने इमरान खान के ऊपर एलिगेशन जरूर लगाए, और लेकिन वो नवाज शरीफ के हवाले से नहीं थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के हवाले से उनके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। तो जो इमरान खान साहब कहते हैं मेरी जेब में भी बड़ी कार्ड है, तो ये वो कार्ड खेलना शुरू हो गए। वैसे तो लोग कहते हैं उनके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड और हेल्थ कार्ड के अलावा कुछ नहीं रह गया, लेकिन वो और भी बहुत सी यानी बिलो दी बेल्ट जा सकते हैं। और ये उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो उन्होंने जनरल बाजवा को टारगेट किया, जो कि वो कर रहे हैं, जो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि इस वक्त वो उनका फोकस है, और दूसरे हैं नवाज शरीफ, उनकी जमात, उनके ऊपर भी उनका उसी तरह है। अब वो एक तरह से उन्होंने बेल आउट कर दिया नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ करप्शन का जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है वो उन्होंने उनको फौज बताती थी। हालांकि ये बात हकीकत है कि 2013 के इलेक्शन से पहले भी इमरान खान साहब बार बार बहुत सी बातें करते थे और हुदैबिया पेपर मिल और इस तरह की बहुत से केसेस का जिक्र करते थे, और नवाज शरीफ और उनकी जमात के ऊपर और जरदारी साहब की जमात के ऊपर, पीपल पार्टी के ऊपर करप्शन के चार्ज लगाते थे। खैर ये बड़ी सबको पता है कि इमरान खान साहब क्या करते रहे, लेकिन अब वो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं उनके ऊपर। तो अब यानी ये प्रोवोकेशन है या कोई एविडेंस है कि अगर नून लीग जनरल बाजवा को गिल्टी समझती है, जो जाहिर है कि वो है जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, तो उनको जो है वो आर्टिकल 6 के तहत जो है वो उनके ऊपर कोई केस चलाया जाए। तो ये वही मुकाम है अगर ये कि यानी जिस तरह नवाज शरीफ को 2013 में यानी उनको प्रोवोक किया गया था कि एडे तुसी बहादुर तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चला के दाओ आर्टिकल 6 के तहत, तो उन्होंने वो कोशिश की, जिसके नतीजे में उनके फिर फौज से खिलाफात बढ़ते गए, जिसका अंजाम फिर रेस्ट इज द स्टोरी, सबको पता क्या निकला। अब फिर एक दफा इमरान खान साहब यानी उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करें कि एडी ताड़ी हिम्मतें थे, आर्टिकल 6 का मुकदमा करें और जनाब हम तो इसमें फ्रीक नहीं है, हमें तो जो कुछ फौज बताती थी, जो एस्टेब्लिशमेंट बताती थी, जो एजेंसियां बताती थी, वो हम बयान कर दिया करते थे। तो बुनियादी तौर पर ये फौज वर्सेस, और वो फौज में एक आदमी नहीं है, जनरल बाजवा नहीं है, वो जा चुके हैं, लेकिन पूरे इदारे को अगर उनकी एजेंसी को अगर उनको हिट किया जाएगा तो फिर ज़ाहिर पूरा इदारा उसके ऊपर सवाल उठता है। तो ये वो दानिस्ता तरीके से
उसको वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जेआईटी के बारे में ये सबको पता है कि उस वक्त जो मेन किरदार थे वो थे सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उसके बाद उनका जो 5 रुकनी बेंच था, फिर उसके बाद जस्टिस साकब निसार, ये वो किरदार हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये है वो किरदार जो बाकायदा चाहते हैं कि नवाज शरीफ को डिस्प्लेस किया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जेआईटी बनाई जाए तो फिर क्या किया जा सकता था? फिर जनरल बाजवा को मजबूरी तौर पर मजबूरी में कह लें या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए उन्होंने उनको फॉलो किया। अब जनरल फैज हमीद के खिलाफ धरना केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो फैसला आप देखें, वो फैसला सीधा सीधा टारगेट टू यानी इसमें इदारे के ऊपर सवाल उठता था। तो फिर इदारा एक किस्म का दबाव में था, यानी उस वक्त अदालतें कोई ऐसा फैसला कर सकती थी जिसके तहत इदारे को भी लिपेटा जा सकता था या उसके कुछ अफसरान को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता था। तो यहाँ भी वो फंसे हुए थे जनरल बाजवा। लेकिन जनरल बाजवा का मैं नाम ये नहीं कहता कि वो बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो इमरान खान साहब अपनी सारी जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं ना जनरल बाजवा के ऊपर, वो गलत है। ये इमरान खान साहब को तो लाने में जनरल बाजवा से बहुत पहले वो बहुत से लोगों के नाम आते हैं। जहीरुल इस्लाम का नाम आता है, जनरल पाशा का नाम आता है, जिन्होंने ये डिज़ाइन किया। उससे पहले जनरल हमीद गुल थे। तो ये एक सिलसिला बड़ा तवील है। और फिर फौज की एक पॉलिसी होती है कंसिस्टेंट, जिसको फिर आने वाले को फॉलो करना पड़ता है। और इसी तरह जिस तरह जनरल बाजवा जा चुके हैं और वो फौज को सियासत से माइनस करने का एक ऑर्डर जारी कर चुके हैं या उसके ऊपर कमिट कर चुके हैं, तो आने वाली जो क़यादत है वो अभी तक उनके इस फैसले को फॉलो कर रही है कि सियासत के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत कम नजर आती है। वो जाते जाते ही जाती है। जैसे इमरान खान कहते हैं कि जी वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, लेकिन ये नजर आ रहा है कि फौज उस तरह इन्वॉल्व नहीं जिस तरह वो थी। अब आ जाते मेन स्टोरी की तरफ। अब खास साहब ने ऐलान किया कि मैं मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मोहसिन नकवी करप्ट आदमी है। उसने हारस स्टील मिल के केस में प्ली बार्गेन की, नैब का मुलजिम है, फिर वो बाइस्ड है। तो कुछ बातें पीटीआई सही भी कर रही है और कुछ बातें उनकी बिल्कुल बेसुरपा है। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि मोहसिन नकवी के ऊपर जो करप्शन का इल्ज़ाम है, हारस स्टील केस, ये 9 अरब रुपए के फ्रॉड का केस था, जिसमें एक जाली स्टील मिल बनाकर बैंकों से पैसे लिए गए थे, लेन देन किया गया था, जिसमें वो उस वक्त पंजाब बैंक के जो सरबराह थे हमेश खान, उनका नाम भी शामिल था। और हमेश खान को फिर गिरफ्तार भी किया गया था, बल्कि इंटरपोल के जरिए शायद गिरफ्तार करके लाया गया था। ये एक लंबी स्टोरी है। तो इसमें 23 जाली बैंक अकाउंट थे और ये 2007 में केस हुआ था, जब जनरल मुशर्रफ थे और अभी इलेक्शन नहीं हुए थे। ये उससे पहले का केस है और 9 अरब रुपए का ये केस था तकरीबन। और फिर इसमें जो मुलजमान शामिल थे, जो एक्चुअली मेन लोग थे इसमें, वो हारस स्टील मिल का डायरेक्टर शेख अफजल था, मोहम्मद मनीर अली जाद, आबद रजा और इरफान अली शामिल थे। और फिर इसमें बैंक और एक कंपनी ने मिलके जाली अकाउंट खोले और फिर 2005 और 2007 के दरमियान उसमें से उन्होंने कर्जे हासिल किए और ये केस फिर नैब में चला गया। और उस वक्त ये केस जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के सामने लगा था। 31 जुलाई को अदालत ही तोड़ दी गई 2009 में। फिर ये केस लाहौर हाई कोर्ट चला गया। मुख्तलिफ इसके प्रोसेस होते रहे और फिर इस केस में 2010 में ये जो प्ली बार्गेनिंग वाला केस है, इसमें कहानी सिर्फ ये है कि मोहसिन नकवी साहब को जो हारस स्टील मिल के जो मालिक है शेख अफजल, उन्होंने शायद 35 लाख रुपया दिया था, उनको लोन दिया था या उनको उन्होंने चैनल चलाने के लिए दिया था, क्योंकि मोहसिन नकवी बैसियत जर्नलिस्ट बड़े कामयाब थे, CNN के प्रोड्यूसर रहे और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बड़ा शानदार है। उनके तमाम सियासी जमातों से ताल्लुकात रहे हैं। यहाँ मैं आपको रोक के उनके बारे में एक एक्सक्लूसिव खबर देता हूँ कि वो उन्होंने जो एक्चुअली उनका जो क्रेडिट है वो क्या है। उन्होंने बैसियत साहबी बड़े काम किए, लेकिन आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ जब इक़्तिदार में थे और बड़े ज़ोरों पे थे, तो उनकी सियासत का जो मेन नुक्ता था, उनकी जो हुकूमत थी, वो उन्होंने उनकी हुकूमत में बेनज़ीर भी इस मुल्क में नहीं थी और नवाज शरीफ भी एग्जाइल में थे। तो दोनों रहनुमा जो पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के सरबराह थे, वो बैरून मुल्क थे। और मुशर्रफ जो है वो बेनज़ीर को बहुत ही यानी समझते थे कि वो अच्छी खातून नहीं है
या पीपल्स पार्टी को बहुत बुरा समझते थे और उनकी सियासत में वापसी के बड़े मुखालिफ थे। और कमोबेश यही डिज़ाइन था, माइनस नवाज शरीफ माइनस बेनज़ीर सियासत आगे चलेगी। इसी वजह से फिर इमरान खान साहब को तैयार किया जा रहा था, उन्हीं दिनों की बात है। तो मोहसिन नकवी साहब का जो मेन कारनामा है वो ये है कि इनकी जनरल मुशर्रफ से भी दोस्ती थी और ये बैसियत सीनन चूँकि गैर मुल्की इदारा था तो इनकी एक्सेस पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों तक थी, तो इनकी जनरल मुशर्रफ तक भी एक्सेस थी। तो इन्होंने जो है वो एक मौके पर जनरल मुशर्रफ के पास ये बैठे हुए थे और कुछ इन्होंने कुछ जिक्र शुरू हुआ कि पाकिस्तान की सियासत को कैसे वापस लाया जाए और कैसे यानी मामला को ठीक किया जाए। तो इन्होंने कहा कि आप के बहुत सारे परसेप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से या मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो दुरुस्त नहीं है, तो इनसे बात तो कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने अचानक फ़ोन मिलाया और ये इनको कॉल आ गई मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की, और इन्होंने फ़ोन सुना और फिर उन्होंने वो फ़ोन उठा के जनरल मुशर्रफ को पकड़ा दिया और कहा जी बात कर लें। तो दूसरी तरफ मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो थी। अब जनरल मुशर्रफ इनकार नहीं कर सके, या उनको मालूम था या नहीं मालूम था, लेकिन फ़ोन पे हाइलो हाई होगी। ये पहला वो मौका था जब जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान या सियासी क़ुव्वतों के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघली थी। तो उसकी वजह से फिर ये डायलॉग शुरू हुए। फिर ये बातचीत बड़ी अच्छी हुई थी। मुशर्रफ की जब बेनज़ीर से बात हुई तो शायद उनके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, जिसके बाद फिर फौज के उस वक्त की हाजिर सर्विस कुछ लोगों की ड्यूटी लगी जो एक तवील अरसा लंदन यूएई में जाकर बेनज़ीर साहिबा से मुज़ाकरात करते रहे, और फिर उन मुज़ाकरात की रोशनी में फिर उनकी वतन वापसी हुई और उन्हीं की वजह से फिर नवाज शरीफ की वापसी हुई। तो ये पाकिस्तान में जो जमहूरियत, एक्चुअल जमहूरियत थी वापस आई, वो उसमें एक मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा रोल है। ये शायद बातें मोहसिन नकवी के बहुत से करीबी लोगों को भी नहीं मालूम और शायद वो रिवील नहीं करते। वो हम्बल आदमी है, वो बड़ी यंग एज में वो उन्होंने तरक्की की। मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, ना मेरी उनके साथ कोई दोस्ती है, लेकिन हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में भी हैं। बैसियत जर्नलिस्ट मैं भी जानता हूँ। तो उनके बारे में ये कहना कि वो जो है वो बिल्कुल करप्ट आदमी है या वो नहीं, तो इस तरह की बातें दुरुस्त नहीं है। और ये कहना कि वो चूँकि मुस्लिम लीग नून के बड़े सपोर्टर हैं या पीपल्स पार्टी वो जरदारी के बड़े वो करीब रहे, ये दुरुस्त है कि इस वजह से अब जरदारी से उनकी कुर्बत की जो वजह मैंने आपको बता दी कि वो ये है कि जब उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की वापसी मेक श्योर कर दी, तो पीपल्स पार्टी जो ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं था, एक फौजी जनरल पाकिस्तान का हुक्मरान था और ये सारी सियासी बातें खुडे लाइन लगी हुई थी। ये उसके बाद फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ, सब कुछ हुआ। इसमें मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा हाथ है। कोई उसको क्रेडिट देना चाहे कि ना देना चाहे, जहाँ तक ये बात है कि साफ़ी का टिल्ट उनकी जानिब है। उनके चूँकि ताल्लुकात रहे हैं आपस में और वो जरदारी साहब के लिए फिर उसके बाद जरदारी साहब उनका एहतराम करते हैं और हमेशा उन्होंने उनको इज्जत दी है। तो मोहसिन नकवी की बैसियत रिपोर्टर, बैसियत जर्नलिस्ट, उसकी हर पार्टी तक एक्सेस है। इमरान खान साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। इमरान खान जानते हैं जब ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे 2013-14 में भी, उसके बाद भी तो बहुत सपोर्ट उनको मिलती थी सिटी 42 से भी। उसके बाद फिर ये इदारा क्राइसिस में भी गया। तो मुझे याद है कि ये क्राइसिस के दिनों की बात है जब उन्होंने शायद लोगों से हेल्प मांगी होगी अपना इदारा चलाने के लिए, और फिर उनको एक रकम मिली। हारा स्टील मिल के जो भी डायरेक्टर थे, जब उन्हें पता चला कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है और ये इन्होंने कोई लेफ्ट राइट काम किया हुआ है, तो उन्होंने वो रकम जो है 35 लाख रुपए वॉलेंटरली इन्होंने कहा जी कि मैं नैब को वापस करता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे ये रकम ली हुई है। तो ये तो अच्छा बड़ा काम किया किसी ने, वरना कोई किसी को 2 पैसे वापस नहीं करता। मैं मीडिया हाउसेस के बहुत से मालिकान को जानता हूँ जिन्होंने जेल बर्दाश्त कर ली, लेकिन उन्होंने नैब को 1 रुपया नहीं वापस किया। वो ऑन रिकॉर्ड है, अगर कहेंगे तो हम नाम बता देंगे। और बहुत से मीडिया मालिकान ने इससे भी बड़े बड़े काम किए हुए हैं जो खास तौर के बड़े करीबी हैं। तो कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो खुल के सपोर्ट करते हैं, कुछ जो खुल के सपोर्ट नहीं करता, जो न्यूट्रल रहता है, वो बंद हो चुके हैं। उनको जाहिर है ना, वो या तो आप हमारे साथ हैं या किसी और के साथ है। ये जो बुश ने कहा 9/11 के बाद मुशर्रफ को, या तो आप हमारे साथ है या आप हमारे मुखालिफ हैं, तो फिर मुशर्रफ भी आगे लेट गया, उसने कहा जी हम भाई बाबा हमारे साथ है। तो क्या जरूरत है कि कोई उनसे कहे कि आप हमारे साथ हो जाए मुखालिफ हो जाए। तो जिसकी जरूरत, जिसमें हिम्मत होती है वो हुकूमत वक्त के मुखालिफ खड़ा हो जाता है, जिसमें नहीं होती वो। और हिम्मत के लिए भी बैकिंग जरूरी है।
जो भी हुकूमत वक्त के पीछे खिलाफ खड़े होते हैं उनकी भी कोई बड़ी सपोर्ट होती है। जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ जितने मीडिया चैनल थे तो सपोर्ट किसकी थी? पीछे भाई लोगों की सपोर्ट थी। और अब वो सपोर्ट, इसी बात का तो रोना है कि अब वो सपोर्ट नहीं रही, अब वो हमें वो लिफ्ट नहीं है, हमें वो मदद नहीं मिल रही। तो ये एक बात थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब बादशाह आदमी है, वो तो कहते थे मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा, लेकिन शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ नहीं लगने दूंगा जनरल आसिम मुनीर को। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए बाकायदा लॉन्ग मार्च तक कर दिया, जलसे किए, जुलूस किए और पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, और इस्लामाबाद तक पहुंच गए, लेकिन वो उनको नहीं रोक सके। तो बाकियों को कैसे रोक सकते? सागडार, तो उन्होंने कहा सागडार को कौन रोकेगा? आपका भाई रोकेगा। तो ये भाई जो है ना, ये ड्रामेबाज है। जब डाकू वज़ीर आला पंजाब बन सकता है और मुल्क का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स बन सकता है जिसके ऊपर बड़े खौफनाक किस्म के इल्जामात है, तो फिर मोहसिन नकवी ने तो कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। उनका रुझान राइट लेफ्ट हो सकता है। जैसे प्रोफेसर हसन अस्करी जब 2018 में उनको निगरान वज़ीर आला बनाया गया, तो वो तो टीवी पे बैठ के बाकायदा पैनल के अंदर, पैनल होता है जब कोई आपस में डिस्कशन के लिए एक प्रोग्राम जब आप लोग करते हैं, जब लोग टीवी पे होता है, तो कोई पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहा है, कोई साफी न्यूट्रल बन के बैठा है, कोई पीटीआई का नैरेटिव सपोर्ट कर रहा है। तो प्रोफेसर हसन अस्करी पीटीआई का नैरेटिव उसको सपोर्ट करते थे और उनकी हमेशा जो स्टेटमेंट होती थी वर्सेस मुस्लिम लीग होती थी। तो ये भी निगरान वज़ीर आला बने, इन पे इनको भी तो बनाया गया था। तो जब आप यानी साडा कुत्ता कुत्ता तो थोड़ा कुत्ता टॉमी, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने कुत्ते को टॉमी बना के जी हमारी मर्जी का आया तो ठीक है, वरना नहीं। तो मोहसिन नकवी के ऊपर जो इतराज़ात है ना, वो उसमें ज्यादा जान नहीं है, चाहे कोर्ट में जाए चाहे कहीं जाए, आईनी तौर पर भी ये गलत है, नहीं जा सकते आईनी कानूनी तौर पर, और मेरा ख्याल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बेहतर ये होता कि किसी गैर मुतनाज़ा शख्स को बनाया जाता, क्योंकि मुतनाज़ा इन्होंने खुद बना दिया। अब उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया मजहबी वाले से, उसके वाले से, लेकिन इसके बावजूद फिर ये रियासत और आइन इदारे उन्होंने ये साबित कर दिया कि फिर फैसले तो जो होंगे वो फिर सोशल मीडिया को देखकर नहीं होंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ हुई है, और ये एक बदलता हुआ मुझे पाकिस्तान नजर आ रहा है। इसके अलावा जो प्रोजेल साहब ने कहा मेरा रिश्तेदार है, ये प्रोजेल साहब के रिश्तेदार हैं। प्रोजेल साहब की हमशीरा निगत जो कि अशरफ मार्क जो साबिक पुलिस अफसर थे, एसएसपी थे शायद, वो फिर दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद हो गए। बड़ा नाम था उनका अशरफ मार्क का। उनकी जो साहबजादी है वो मोहसिन नकवी साहब की अहलिया है, और ये उनकी रिश्तेदारी है। और ये दुरुस्त है कि चौधरियों के साथ रिश्तेदारी के बाद मोहसिन नकवी को और एक्सेस मिल गई और कामयाबी मिली, और बुनियादी तौर पे वो हम्बल आदमी है। बुनियादी तौर पे मैंने उनको देखा जाती तौर पे कि जब उनका इदारा बड़े क्राइसिस में था तो उनके साथ जो लोग काम करते थे वो वॉलंटियर भी काम करते रहे। उन्होंने तरह कम कर दी। जब ये कामयाब हुए, इनके इदारे ने चलना शुरू किया, तो इन्होंने लोगों को बाकायदा गाड़ियां दी, इनामात दिए, और अभी तक इनके साथ लॉयल लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी बहुत से कम इदारे ऐसे जहाँ पे लोग उनके साथ लॉयल्टी के तौर पर काम करते हैं, या वो लोगों को अपने साथ रखते हैं कि लॉयल है। जंग में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने जंग से शुरू किया, जंग से रिटायर हो गए, तो जंग में भी लॉयल्टी की लॉयल वर्कर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैंने दूसरा इदारा देखा है सिटी 42, जिन्होंने 24 बनाया, सिटी 44 बनाया, सिटी 41 बनाया, और बनाते जा रहे हैं। तो ही इज़ अ गुड मैन। बाकी मर्जी ताड़ी पाएं, तुसी कोर्ट में जाएं, सड़कों पे जाएं, मुजाहरे करें, जो मर्जी करें। एक और जो आखिरी खबर आपके साथ, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें कहा गया जी कि ये जनरल बाजवा से मुलाकात हो रही मोहसिन नकवी की, और ये मोहसिन नकवी ने जो है वो जनरल बाजवा की रिकमेंडेशन है। अब वो तस्वीर जो है वो ये साबित करने के लिए कि जी इनको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, और जनरल बाजवा के यानी साबित करने की कोशिश की जनरल बाजवा भी बड़े इन्फ्लुएंशियल है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये तस्वीर जो है वो इसका पता चल गया कि ये कौन है। ये मोहसिन नकवी नहीं है। गो बाल सफ़ेद है, तो मोहसिन नकवी तो जवानी में बूढ़ा हो गया था, बाल उसके शुरू से सफ़ेद है, उसने शायद रखे हैं। ये उसकी आइडेंटिकल है, उसकी शनाख्त है। और ये मुलाकात उनकी नहीं मोहसिन नकवी से। ये बैरिस्टर जमील है जो कि कराची के एक एडवोकेट है। बैरिस्टर शाहिदा जमील बड़े मारूफ हैं,
ये उनके साहबजादे हैं। और ये मुलाकात जब बाजवा जब दुबई से लाहौर वापस आ रहे थे, पाकिस्तान वापस आ रहे थे, ये कुछ दिनों पहले की बात है, तो जहाज़ में खींची गई है। तो ये भी बात गलत है। तो ये उसी तरह की, यानी जो अपने शौकत खान अस्पताल का $3.5 लाख लेके किसी अपने बंदे के जरिए इन्वेस्ट करके फिर 2 साल बाद वापस कर दे बगैर किसी मुनाफे के, और वो फिर वो ये दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाए, तो वो मुनासिब नहीं लगता। तो पहले अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या किया। ये वो कर्मा है, ये वो मुकाफात अमल है जो सामने आ रहा है, और ये नजर आ रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।